दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज जो मैं वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, हो सकता है कि ये वीडियो शायद साधारण लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जिनको एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स में इंटरेस्ट हो, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि जब भी कोई एक व्यक्ति आपसे संपर्क करता है, अपनी जानकारी देता है, यानी कि अपना नाम देता है, जन्म की तारीख देता है, टाइम देता है, किस वक्त वो पैदा हुआ और कहाँ वो पैदा हुआ, जिसको हम स्थान कहते हैं, तब हम एक हॉरोस्कोप, एक कुंडली बनाते हैं। एक कुंडली तो बन जाती है, लेकिन अब इसका विश्लेषण भी तो करना है। और सबसे ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी होती है कि हमारी कुंडली में कौन से योगाज हैं, या हमारी कुंडली में और क्या चीज़ है जिससे हम पता लगा सके कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी नौकरी, हमारा पेशा, हमारा रिलेशनशिप, हमारी शादी, हमारे बच्चे, सभी कुछ। सबसे पहले बात करता हूँ योगा की। यहाँ पे जब कोई दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह एक साथ में किसी एक भाव में या किसी एक राशि में उतरते हैं, साथ में होते हैं, तो बहुत सारे योगास उसमें बनते हैं। कैसे? कभी कभी राशि को लेकर के, कभी नक्षत्र को लेकर के, कभी नक्षत्र में परिवर्तन, यानी कि एक नक्षत्र का स्वामी दूसरे नक्षत्र में बैठा है, उसी का स्वामी इस नक्षत्र में बैठा है, इसको लेकर के विश्लेषण किया जाता है। अधिकांश युतियां ही योग बनाती है। युति का मतलब होता है कंजंक्शन। जब भी कोई दो ग्रह एक राशि में बैठे होते हैं, उसको हम युति कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो दो ही एक कोई ग्रह हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में से किसी एक राशि में इतने सारे ग्रह पाए जाए तो। अब ऐसे में उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि किसी एक राशि में, चाहे वो कर्क राशि ही क्यों ना हो, उसमें आप देखोगे कि उसमें गुरु भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, शुक्र भी वहीं पे है, सूर्य भी वहीं पे है। तो आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? सबसे पहले बात है, हर ग्रह को आप इस तरह से करोगे कि गुरु के साथ शुक्र क्या योगा बना रहा है, गुरु बुध के साथ क्या बना रहा है, गुरु सूर्य के साथ क्या बना रहा है, शुक्र सूर्य के साथ क्या बना रहा है, बुध शुक्र के साथ क्या बना रहा है। एक दूसरे को मिला करके आप देखोगे, क्योंकि ये जो ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, ये किसी और भाव के मालिक है, एक साथ में आकर के एक जगह पे बैठे हैं, इससे योगा बनते हैं। और इस चीज को हमें सबसे पहले समझना होता है। अब इसके बाद मैंने आज ये तय किया है आपके सामने कि मैं वो 10 स्टेप्स या चरण आपके सामने रखूंगा। वो 10 बिंदु हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिससे हम किसी भी जातक की कुंडली या पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। सबसे महत्व की जो 10 बिंदु है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलें हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी फिर से गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको, ऐसा मेरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा ही होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है हॉरोस्कोप को या कुंडली को विश्लेषण करने का, वो है, देखिए कि कौन से ग्रह की युतियाँ, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कौन से योगास बन रहे हैं, कौन से वो ग्रह हैं जो एक दूसरे को परिवर्तन योग में कर रहे हैं। जैसे कि एक घर का मालिक दूसरे घर में और उसी का मालिक उस घर में, जिसको हम एक्सचेंज कहते हैं। तो एक्सचेंज राशियों का, एक्सचेंज घर का, केंद्र का त्रिकोण में, त्रिकोण का केंद्र में बैठना, फिर नक्षत्र का आपस में मिलाप या एक्सचेंज होना, और युतियाँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये पहला पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, वो है जिसे हम कहते हैं ग्रह युद्ध।
ग्रह की युद्ध का मतलब होता है किसी एक भाव में, किसी एक राशि में दो ग्रह बैठे हैं, एक 19 डिग्री पे है और मान लो दूसरा 20 डिग्री पे है। 19 डिग्री वाला प्लैनेट 20 डिग्री वाले प्लैनेट को हरा देता है, मात देता है, और वो दूसरे प्लैनेट पे भारी पड़ जाता है, प्रभाव डालता है अपना, और ये प्लैनेट ज़्यादा उभर करके निकलता है। इसे भी हमेशा ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी कुंडली में देखिए कौन से वो ग्रह हैं जो शुभ हैं और अशुभ हैं। शुभ ग्रह में गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा हैं, बुध हैं, तो इनको आप अलग रखेंगे। जो अशुभ ग्रह हैं जिसमें सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है और मंगल है, इसे आप अलग रखेंगे। चंद्रमा न्यूट्रल है, इसे आप समझ के चलिएगा। अब आप आगे बढ़ेंगे। चौथा जो बिंदु है, चौथा जो पॉइंट है, देखिए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो अस्त हो चुका है, जल चुका है, कम्बस हो चुका है। जब भी कोई ग्रह समीप आता है, नज़दीक आता है सूर्य के, वो अस्त हो जाता है, वो जल जाता है, और फिर वो अपना शुभ या अशुभ कार्य या काम नहीं कर पाता है। इसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में शनिदेव का प्रभाव सबसे ज़्यादा महत्व का है। शनिदेव सबसे ज़्यादा किसी भी ग्रह पे प्रभाव डालते हैं, उसे अपने अनुशासन में लेके आते हैं, सिवाय राहु और केतु के। और सभी ग्रह पे वो कब्जा कर लेते हैं, लेकिन राहु केतु के साथ में ये एक बराबर रहते हैं। यानी कि जितने शनिदेव मजबूत है उतना ही राहु या केतु मजबूत रहेंगे जब वो साथ में बैठते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ। छठा जो पॉइंट है वो है राजयोग, जो कि राहु और केतु से बनते हैं। कुछ राजयोग ऐसे भी हैं जिसमें कोई भी ग्रह जो स्वामी है आपके त्रिकोण का, और अगर वो राहु या केतु के साथ बैठ जाए केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में, तो वो राजयोग देते हैं आपको। इसका पता आपको लगाना अति आवश्यक है। सातवां बिंदु बता रहा है योगा, या हम कह सकते हैं विजेता योगा। अब इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। जब कोई ग्रह किसी एक राशि में नीच का है मान लो, लेकिन उसी ग्रह के साथ में उसी राशि में अगर उच्च के ग्रह बैठे हैं, ऐसे में आप देखोगे कि इसे हम नीच भंग योग कहते हैं, और ये एक तरह का एक राजयोग बनाता है। जब भी अंतर्दशा या दशा लगती है इन ग्रह की, तब आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। आठवां बिंदु है भावों का समूहन, यानी कि ग्रुप बनाना। दो ग्रुप बनता है, एक होते हैं शुभ भाव, एक होते हैं अशुभ भाव। जो शुभ भाव है वो है 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 और 11, और जो अशुभ भाव है वो है 3, 6, 8 और 12। हमें जानना होगा विश्लेषण करते वक्त कि कौन से वो ग्रह हैं जो इन अशुभ भाव में बैठे हैं और शुभ भाव में बैठे हैं, या शुभ भाव में कौन से अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। इसका विश्लेषण करना अति आवश्यक है। अब आते हैं 9वें पॉइंट पे, बिंदु पे। यहाँ पर अगर ग्रहों का समूह यानी क्लस्टरिंग, बहुत सारे ग्रह अगर एक घर में बैठे हैं, ऐसे में क्या होता है जब बहुत सारे ग्रह एक साथ में किसी घर पे बैठ जाते हैं, तो उसका शुभ भी फल मिल सकता है, अशुभ भी मिल सकता है। यह जानना जरूरी है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हुए हैं, और फिर वो कौन से ग्रह हैं जो एक साथ में बैठे हुए हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे आखिरी बिंदु है, पॉइंट है, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हमारे इसमें D1 चार्ट, D2 चार्ट, D3 चार्ट ये जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं इसे भी देखा जाता है, लेकिन इस चार्ट से आपको सिर्फ ये पता लगाया जा सकता है कि एक ग्रह या एक समस्या के बारे में उसका निदान वहाँ मिल जाता है। लेकिन जब भी आप विश्लेषण करें
D1 चार्ट या लग्न चार्ट को ही सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। D9 चार्ट, जिसको हम नवमांश चार्ट भी कहते हैं, वो आपकी शादी या शादी के बाद की आपकी जो लाइफ है उसके बारे में बताएगी। या कोई एक ग्रह D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में अगर वो कमज़ोर है तो क्या वो D9 चार्ट में उभर करके आया है या नहीं। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना भूलिएगा नहीं।